हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि क्रॉनिक एनपीडी मॉडल कहलाता है। इसको पीरियाडिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड पीरियाडिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि वो जो पीरियाडिक पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम थी ना, वो इस मॉडल ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की। In this model, for the sake of convenience, the periodic potential energy core is approximated by square wells as shown in figure। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पीरियाडिक पोटेंशियल होता ना, वो इस तरह होता था। ये तो फिर भी इसमें एक तरह की शार्प एजेस है, लेकिन वो स्मूथ इस तरह होता था। और इस प्रॉब्लम इन जैसे पोटेंशियल के लिए और इन पोटेंशियल्स का सलूशन बहुत ही मुश्किल होता था। इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो क्रॉनिक एनपीडी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को एक स्क्वायर वेल की प्रॉब्लम, इस पोटेंशियल को एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल कंसिडर किया इस तरह। इट इज़ नॉट ईजी टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन विद दिस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल की बात कर रहा है। इस पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। सो क्रॉनिक एनपीडी अप्रॉक्सीमेटेड दिस पोटेंशियल इनसाइड द क्रिस्टल टू द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। तो क्रॉनिक एनपीडी ने क्या किया, इस पोटेंशियल को पोटेंशियल स्टेप कंसिडर किया इस तरह। अच्छा, द पोटेंशियल इन द टू रीजन्स इज़, टू रीजन्स हमारे पास क्या है, एक ये रीजन है और दूसरी ये रीजन है। आप इसको कोई भी दो रीजन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक रीजन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरे रीजन में पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इस रीजन वन में एक पोटेंशियल विल की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो है, और ये जो रीजन टू है ना, ये हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल बैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों रीजनों के हमने लिया, एक बाउंड्री क्या है x इक्वल टू ए, और एक दूसरी बाउंड्री क्या है x इक्वल टू माइनस बी, और दोनों की बीच के दोनों रीजन्स के बीच की बाउंड्री क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब इन दोनों रीजन्स के लिए पोटेंशियल क्या है हमारे पास, पोटेंशियल हमारे पास रीजन वन के लिए क्या है, वी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन ए। एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो इस रीजन की बात कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो है, और वी ऑफ एक्स इक्वल टू वी नॉट when x is greater than minus b and less than 0, रीजन टू। यहाँ पर क्या है, x greater than minus b and less than 0। इस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल क्या है, v नॉट है, मैक्सिमम है। अच्छा, अब इन दोनों रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है इज माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारे पास श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अच्छा, जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, रीजन वन के लिए और रीजन टू के लिए इसमें पोटेंशियल स्पॉट करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि रीजन वन में हमारे पास पोटेंशियल क्या है, वी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में हम वी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये क्या है, रीजन वन के लिए हमारे पास ये इक्वेशन। अच्छा, रीजन टू के लिए हम इसमें पोटेंशियल की जगह वी ऑफ एक्स की जगह वी नॉट पुट करेंगे, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आई रीजन टू के लिए। नाउ एज्यूमिंग दैट एनर्जी ई ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन वी नॉट। अब हम ये इज्यूम करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वी नॉट से कम है। वी डिफाइन टू रियल क्वांटिटीज़ अल्फा एंड बीटा। तो इस कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दो क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रियल क्वांटिटीज़, जो कि अल्फा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, 2m e ओवर एच का स्क्वायर, इसके बराबर होगा 2m e ओवर एच का स्क्वायर ई। और बीटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, 2m वी नॉट माइनस ई ओवर एच का स्क्वायर, इस क्वांटिटी के। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप ये करना है कि इस ई माइनस वी नॉट से माइनस कामन ले आया है। जब हम इससे माइनस कामन ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस ई बन जाएगा। तो फिर ये हमारे पास 2m ओवर एच का स्क्वायर वी नॉट माइनस ई बीटा स्क्वायर के बराबर हम लेंगे। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 4 एंड 5 को हम क्या करेंगे, 2 एंड 3 में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम अल्फा स्क्वायर को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 ये आएगा। ये रीजन वन के लिए है। और रीजन टू के लिए जब हम बीटा स्क्वायर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 6 है रीजन टू के लिए। ना द पोटेंशियल इज पीरियाडिक एंड इज गिवन बाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल पीरियाडिक है, क्योंकि पोटेंशियल पीरियाडिक है और इसका पीरियड क्या है, ए प्लस बी, यानी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारे पास क्या है, पीरियड है, ए प्लस बी इज द पीरियड। यूजिंग ब्लॉक थ्योरम द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन फॉर अ पीरियाडिक पोटेंशियल विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्लॉक फंक्शन। और हम जानते हैं कि पीरियाडिक पोटेंशियल की जब बात आती है तो ऐसे फंक्शन के लिए ब्लॉक सर ने हमें इसका सोल्यूशन दिया है। वो किस तरह होता है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर आई के एक्स, ये एक प्लेन वेव है एंड मॉड्यूलेटेड बाई अ पीरियाडिक फंक्शन यू के ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, ये एक पीरियाडिक फंक्शन है। ये क्या है, ये ब्लॉक थ्योरम है।
इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो सोल्यूशन है ना वो ब्लॉक सर ने हमें दिया हुआ है। वेयर यू के एफ एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन इन एक्स विद पीरियड ए प्लस बी। ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है ए प्लस बी। यू के एफ एक्स इक्वल टू यू के एक्स ए प्लस बी, ये एक्स का एक फंक्शन है और ये ए प्लस बी इसका पीरियड है। ये हमारे पास इक्वेशन 8 आया। नाउ हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन 7 क्या था, वो जो ब्लॉक फंक्शन था ये साई एफ एक्स इक्वल टू ई पावर, ये हमारे पास इक्वेशन 7 था, लास्ट पेज में हमने लिखा था। जब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर साई है और यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर ये साई, इस साई की जगह हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को सिंपली पुट करेंगे इस इक्वेशन को, और डी स्क्वायर साई और डी एक्स की जगह हम इसकी डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसको फिर हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। नाउ जब हम इक्वेशन 7 की डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव, इसी वो एक्सपोनेंशियल सेम आएगा और फिर उसकी पावर की डेरिवेटिव वो क्या है आई के, ये फंक्शन सेम आएगा। प्लस अब ये फंक्शन सेम आएगा और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, डी यू के एफ एक्स व डी एक्स। अगेन क्योंकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव थी इक्वेशन 5 एंड 6 में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक अलग प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई होगा और यहाँ पर अलग प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल जब इसकी डिफरेंशिएट का ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन इसकी डेरिवेटिव ले, तो ये क्या है हमारे पास, ये तो सेम आएगा एक स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसकी डेरिवेटिव क्या होगी आई के, तो आई के ये आई के स्क्वायर हो जाएगा और ये फंक्शन सेम आएगा। प्लस अब ये फंक्शन सेम आएगा और इसके डेरिवेटिव हम लेंगे आई के, चूँकि कांस्टेंट है तो ये इस तरह हमने ले लिया, ये आई के सेम आया और इसके डेरिवेटिव ये इस तरह लिया। अब इस फंक्शन की डेरिवेटिव हम लेंगे, तो जब इसकी डेरिवेटिव ले तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डेरिवेटिव ये क्या है, इसकी जब डेरिवेटिव हम ले तो ये एक स्टेप में तो ये सेम आएगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसकी पावर की डेरिवेटिव होती है क्या आई के आएगा और ये फंक्शन सेम इसी तरह आएगा। प्लस ये सिंपल प्रोडक्ट रूल है, उम्मीद है आपको आती होगी। अच्छा अब और दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये फंक्शन सेम आएगा और इसकी डेरिवेटिव तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगी। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा ये और ये सेम है तो ये हमें सिंपली ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। पुट 7 एंड 10, ये हमारे पास इक्वेशन 10 है और इक्वेशन 7, इसको हमने क्या पुट कर क्या कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 5 एंड 6 में पुट करना है। इक्वेशन 5 और 6 इन दोनों में हमने ये पुट करना है। अच्छा जब हम इक्वेशन 5 में इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, ये हमारे पास क्या है, ये वो डी स्क्वायर साई वाली टर्म है और यहाँ पर प्लस अल्फा साई, तो साई की जगह हमने ये पुट किया। इन सारे टर्म में ई पावर आई के एक्स ये सारे में कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ई पावर आई के एक्स, तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, और इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे। पहली डेरिवेटिव ये डी स्क्वायर यू और डी एक्स के, तो इसको हम पहले ले आए, इसी तरह डी यू बाई डी एक्स को इस तरह और इस तरह इसको अरेंज किया। ये हमारे पास क्या है, रीजन 1 के लिए ये इक्वेशन आई, और रीजन 2 के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10 को इक्वेशन 6 में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन 6 में हमने इसे पुट किया तो हमारे पास क्या है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई फाइनल। इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12, इक्वेशन 11 हमारे पास रीजन 1 के लिए है और इक्वेशन 12 हमारे पास क्या है, रीजन 2 के लिए है। जो सोल्यूशन आप, अच्छा अब इन दोनों की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो पहले इक्वेशन 11 की सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन ये एमएमपी की एक प्रॉब्लम है, इसकी जनरल सोल्यूशन इस तरह होगी, U1 ये 1 क्या है, रीजन 1 के लिए हमने लिया, यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट में 1 लिखा, तो U1 इसका जनरल सोल्यूशन किस तरह होगा, इसका जनरल सोल्यूशन U1 इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, जब इसकी हम डेरिवेटिव ले तो वो क्या आ गया, एम ई पावर, ये एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव आपको पता होनी चाहिए, तो ये सेम आएगा और इसकी पावर की डेरिवेटिव तो ये क्या है एम आएगा। अगेन इसकी डेरिवेटिव ले तो ये इस तरह आ जाएगा। नाउ इन इस और इस दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, इक्वेशन 11 में पुट करनी है। अच्छा पुट इन 11, जब हम 11 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा। अच्छा इसमें ई पावर एम एक्स सारे में कॉमन है, तो डिवाइडिंग बाई ई पावर एम एक्स, तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो इससे एम की 2 वैल्यू हमारे पास आई अल्फा माइनस के एंड माइनस आई आयोटा एंड अल्फा प्लस के, ये हमारे पास M1 है, ये M2 है, इसको आप इस तरह, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किस तरह होगा, U1 ए ई पावर M1x प्लस बी ई पावर M2x। M1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, M2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, जनरल सोल्यूशन आई इक्वेशन 11 की। सिमिलरली सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमने U1 लिया था, अब यहाँ पर हम U2 लेंगे। ये 2 क्या है, रीजन 2 के लिए, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ई पावर एम एक्स ये फंक्शन है, तो जब इसकी डेरिवेटिव ले तो ये इस तरह आएगा, जब अगेन इसकी डबल डेरिवेटिव ले तो वो इस तरह आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हमने क्या पुट करना है, इक्वेशन 12 में पुट करनी है। जब इक्वेशन 12 में पुट करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास m की 2 वैल्यू आएगी, बीटा माइनस आई के एंड माइनस बीटा प्लस आई के।
ये M1 है, ये M2 है, तो इसकी जो जनरल सोल्यूशन होगी वो किस तरह होगी, U2 इक्वल टू C ई पावर M1 ये वैल्यू इंटू एक्स प्लस D ई पावर ये वैल्यू इंटू एक्स। अच्छा, नाउ वेयर A B C एंड D आर कांस्टेंट देयर वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर जो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन में जो A एंड B और यहाँ पर C एंड D, यहाँ पर हमारे ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, U1 एट बाउंड्री x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू U2 x इक्वल टू, यानी बाउंड्री पर ये जो U1 है और U2 है ना, x इक्वल टू 0 बाउंड्री पर U1 और U2 सेम होनी चाहिए। इसी तरह x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ U1 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ U2 ये भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, U1 एट x इक्वल टू a बाउंड्री पर और U2 एट x इक्वल टू माइनस b बाउंड्री पर दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए। इसी तरह इन बाउंड्री पर इनकी डेरिवेटिव भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, जब इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे इस बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, ये जो पहला बाउंड्री कंडीशन है, जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 17 ये आएगी। इक्वेशन 13 एंड 14 पर जब ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। इस तरह जब ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। इसी तरह जब ये बाउंड्री इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी और ये जो लास्ट वन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आएगी। नाउ these four equations have non-zero solutions only if the determinant of the coefficient of a, b, c and d vanish। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा कब, जब a, b, c और d के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट ज़ीरो के बराबर हम लें। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एमएमपी की, मैथमेटिकल फिजिक्स की, अगर आपने पढ़ी होगी, और इसको आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये पहले से ये जो मॉडल है ना ये बहुत लंबा है और जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन के सोल्यूशन को तो इसमें अलग 5-6 क्वेश्चंस आएंगे एमएमपी के, ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, जब इस डिटरमिनेंट को हम अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, ये जो सारे टर्म्स है ना समेशन के इस तरफ, इन सारे को समेशन के इस तरफ ले आना, यानी a प्लस बी जब इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस सी माइनस डी इस तरफ, यानी राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो रखना है, इन सारे टर्म्स को इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और फिर इन सारे को इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट लिख लेंगे। कैसे, वो इस तरह, चूँकि a प्लस बी यहाँ पर a का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पर b का भी 1 है तो 1 1 हमने लिखा, और जब c और d को इस तरफ ले आएँ तो ये माइनस सी माइनस डी बन जाएगा, तो ये -1 और -1 इसका कोएफिशिएंट होगा। इसी तरह यहाँ पर a प्लस बी की जो कोएफिशिएंट ये हैं तो इसको इस तरह लिखा, b का इस तरह, और जब c और d को इस तरफ ले आएँ तो ये इनकी जो कोएफिशिएंट है वो माइनस हो जाएगी, तो इसको हमने इस तरह लिखा। अच्छा, जब इस स्टेप को आप इस तरह लिख लेंगे तो ये जो डिटरमिनेंट है ना ये बहुत ही मुश्किल है इसको सॉल्व करना। आपने 2/2 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व कराया होगा, लेकिन ये जो 4/4 डिटरमिनेंट है ना इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका ऑन सॉल्विंग द डिटरमिनेंट एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब इसको ये एस.ओ. पिलाई बुक में इसने सॉलिड स्टेट के एस.ओ. पिलाई बुक इसमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास इस तरह होगा। इस तरह इसका इक्वेशन वो आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बीटा अल्फा साइन हाइपरबॉलिक बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस काज हाइपरबॉलिक बीटा बी काज अल्फा ए इज इक्वल टू काज के ए प्लस बी, या इसी तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। नाउ ये इक्वेशन 21 है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 21 क्रॉनिक पिनी एज्यूम, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इक्वेशन 21 इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉनिक पेनी एज्यूम दैट इफ वी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड बीटा एंड बी टेंड्स टू 0 बट वी नॉट बीट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि जो पोटेंशियल थी हमारे पास वी नॉट वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और बी जो हमारे पास पोटेंशियल की वेट थी वो 0 को अप्रोच कर रहा है रीजन 2 में। तो बट जब एक इन्फिनिटी को पहुंच रहा है और दूसरा 0 को, तो जाहिर सी बात है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो एक फाइनाइट होगा। द पोटेंशियल बैरियर बिकम्स डेल्टा फंक्शन, तो इस केस में हमारा जो पोटेंशियल है ना वो एक डेल्टा फंक्शन की तरह आएगा। द क्वांटिटी वी नॉट बी इज कॉल्ड बैरियर स्ट्रेंथ एज बी टेंस टू 0, तो इस केस में हमारे पास क्या है साइन हाइपरबॉलिक बी अप्रॉक्सीमेटली बीटा बी के बराबर होता है और काज हाइपरबॉलिक बी हमारे पास 1 के बराबर होता है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास 3 एंड 4 क्या थी, जो अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन थी जो हमने एज्यूम की थी। तो इससे क्या है, जब हम बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन आएगी। फिर हमने क्या किया, वी नॉट माइनस 2e को सिंपली वी नॉट अप्रॉक्सीमेटली ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की जगह हम ये पुट करेंगे। ये कहाँ पर हम पुट करेंगे, ये यहाँ पर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इस इक्वेशन के को सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पुट दीज वैल्यूज़ इन 21, जब हम इस 20 इन वैल्यूज़ को 21 इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, काज हाइपरबॉलिक बीटा बी की जगह हमने 1 पुट किया और साइन हाइपरबॉलिक बीटा बी की जगह हमने बीटा बी पुट किया, और ये क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया।
जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आएगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई। इस इक्वेशन से हम बहुत सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाले हैं और यही वो फाइनल इक्वेशन थी जो हमारे पास आई। अब हम सारे के सारे बातें इस इक्वेशन पर करने वाले हैं। इक्वेशन 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू डिस्क्राइब द बैंड स्ट्रक्चर। द क्वांटिटी P इक्वल टू एम वी नॉट ए बी और एच का स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन 21 में P जो हमने पुट किया ये इसकी वैल्यू है, विच इज़ अ मेजर ऑफ द एरिया वी नॉट बी ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्कैटरिंग पावर स्ट्रेंथ। इस P को हम सिंपली पोटेंशियल स्ट्रेंथ P कह सकते हैं। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटी P इज दैट इफ P इज इंक्रीज द एरिया ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज एंड द गिवन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड मोर स्ट्रांगली टू पार्टिकुलर पोटेंशियल वैल्यू। जब P की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास पोटेंशियल है ना वो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये पोटेंशियल स्ट्रेंथ है। नाउ जब हम इक्वेशन 21 को इस तरह इस ग्राफ में सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह एक ग्राफ हो जाएगा। वाई एक्सेस में हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने साइन P साइन अल्फा ए और अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए। इक्वेशन 22 की राइट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, और यहाँ पर एक्स एक्सेस में हमने क्या किया है, अल्फा ए लिया है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह एक फंक्शन आएगा। P की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो ये जो फंक्शन है ना ये उतनी ऊपर से नीचे आएगा। अच्छा, जब ये फंक्शन इस तरह नीचे आता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 22 में राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, काज अल्फा है, और हम जानते हैं कि काज की वैल्यू क्या होगी, +1 और -1 के बीच में होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये +1 और -1 में हमारे इसका जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह होगा। तो ये जो फंक्शन है ना ये इस तरह जब आएगी तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह फिर -1 से फिर ये ग्रह की जो प्लाट है ना ये बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर ये जब ये फंक्शन +1 और -1 के बीच में होगा तो ये जो रीजन है ना इसको हम क्या कहते हैं, अलाउड बैंड कहते हैं। और ये जो फंक्शन +1 और -1 से बाहर हो ये जो रीजन ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको फारबिडन बैंड कहते हैं, फारबिडन रीजन कहते हैं। नाउ it is clear from the given figure that electrons are allowed to stay in energy bands between 1 and -1 and so bound between energy bands and are not exist in forbidden gaps। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, वो अलाउड बैंड्स हैं। ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिखाई रही रहेगी ये अलाउड बैंड्स है, इलेक्ट्रॉन इनमें रहेंगे। इनके बीच में ये यहाँ पर जो फंक्शन है ना +1 और -1 से बाहर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। और ये क्या है, ये हमारे पास फारबिडन बैंड्स हैं। अब हम यहाँ पर दो केसेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक व्हेन P टेंड्स टू इन्फिनिटी और दूसरे व्हेन P टेंड्स टू 0। तो मल्टीप्लाई डिवाइडिंग इक्वेशन 22 बाई P, जब हम इक्वेशन 22 को डिवाइड बाई P करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। और फिर जब हम P टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो साइन अल्फा ए टेंड्स टू इज इक्वल टू 0, तो इससे हम साइन अल्फा ए इज इक्वल टू 0, तो इससे अल्फा ए की हमारे पास ये वैल्यू आएगी +- n π। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- n π और m, और अल्फा स्क्वायर को जब हम यहाँ पर स्क्वायर ले तो ये n π और a स्क्वायर आएगी। यहाँ पर प्लस माइनस हमने नेगलेक्ट किया है क्योंकि जब हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर में माइनस वैल्यू भी प्लस आती है। और फ्रॉम इक्वेशन 4 हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 2m e और h का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू का हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी, e इज इक्वल टू h का स्क्वायर और 2m n स्क्वायर पाई स्क्वायर और a स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू एनर्जी इन पोटेंशियल वेल एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव आउट ऑफ द वेल। इसलिए हमारे पास क्या ये एक सेम इक्वेशन है। जब हम पोटेंशियल वेल के लिए इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह इक्वेशन आता है और इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल वेल से बाहर नहीं जाता। दिस केस P टेंड्स टू इन्फिनिटी रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ इंसुलेटर। यहाँ पर जो पोटेंशियल ये P टेंड्स टू इन्फिनिटी है हमारे किस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसुलेटर को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ फॉर P टेंड्स टू इन्फिनिटी alpha a tends to 0, the energy band is very narrow and the potential barrier strength V naught B is very high and electrons cannot cross the barrier, also called tight bonding। इसको हम टाइट बॉन्डिंग भी कहते हैं। जब P हमारे पास इन्फिनिटी हो और अल्फा ए हमारे पास 0 हो तो ये हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्ट्रांगली टाइट होते हैं, बाउंड होते हैं। द वेट ऑफ अ पर्टिकुलर अलाउड एनर्जी बैंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ P। जब P बढ़ता है हमारे पास तो अलाउड एनर्जी बैंड्स की हमारे पास क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ होती है, उनकी वेट डिक्रीज़ होती है। दैट इज़ विद इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज P टेंड्स टू इन्फिनिटी allowed energy bands are compressed into energy levels and a line spectrum is resulted। और जब P हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है तो allowed energy bands हमारे पास क्या होते हैं, वो compressed होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक लाइन स्पेक्ट्रम उसकी रिजल्ट होती है। For large P the tunneling through the barriers becomes difficult। और इस तरह वो जो टनलिंग होता है वो भी डिफिकल्ट होता है। पर P टेंड्स टू इन्फिनिटी एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम अ लाइन स्पेक्ट्रम। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो E एनर्जी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ K होती है, वो K पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो इस केस से क्या ये हमें इंसुलेटर एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ दूसरा केस व्हेन P टेंड्स टू 0, जब P हमारे पास 0 के अप्रोच कर रहा हो तो इक्वेशन 22 से हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या है,
खास अल्फा इज इक्वल टू कास के, ये हमारे पास रह जाती, कास कास कट जाते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू के, सो अल्फा इज इक्वल टू के, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इस तरह आएगा। और हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन 4 के मुताबिक 2m और h कट स्क्वायर। इस तरह जब हम इसको ई के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास ई क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर और 2m, जो कि हमारे पास क्या है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्री पार्टिकल, हेंस प्री इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड एवरीवेयर एंड एनर्जी इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास p टेंस टू 0 वाली केस ही, तो इस केस में हमारे पास जब p हमारे पास 0 को, तो ये जो ये वैल्यू है ना, ये +1 और -1 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन सारे रीजन में अलाउड है। जब p टेंस टू इन्फिनिटी हो तो हमारे पास फिर क्या होता है, वो जो अलाउड एनर्जी बैंड्स की विड्थ है ना, वो एक लाइन की तरह रहती है, इस तरह एक लाइन। और यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूस है जब p टेंस टू 0 हो। दिस केस p टेंस टू 0 रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कंडक्टर, और ये क्या है, ये हमारे, और ये हमें कंडक्टर की नेचर को बता रहा है ये केस। पर p टेंस टू 0 विल बी वीक एनर्जी बॉन्ड विल बी वाइड इनफ टू टच टुगेदर। इस केस में हमारे पास जो एनर्जी बैंड्स होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। द प्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अलाउड एवरीवेयर एंड एनर्जी विल बी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो एनर्जी है ना वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगी। एनर्जी गैप, जो पार्बिडन गैप्स हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होगी। एंड एनर्जी बैंड इज़ वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग ईच अदर, और जो अलाउड एनर्जी बैंड हैं वो बहुत ही वाइड होंगे और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। Figure shows energies per p tends to 0 the energy spectrum quasi continuous. Figure shows energy spectrum is a function of p. ये जो फिगर है ना, ये एनर्जी यहाँ पर हमने p लिया है। On extreme left यहाँ पर p tends to 0 energy spectrum is quasi continuous and extreme, जब p हमारे पास यहाँ पर 0 को पहुँच कर रहा हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस है एनर्जी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कंटिन्यूस है। एंड when p tends to infinity a line spectrum is resulted, और जब p हमारे पास यहाँ पर 0 पर करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी पहुँच रहा है, तो ये क्या है, एक लाइन स्पेक्ट्रम है। Per any other value of p, position and width of allowed and forbidden bands are obtained by drawing a vertical lines। और इसके अलावा p के अलग वैल्यू के वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी अलग वैल्यू आ सकती है। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो इसमें हम इसका e के डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सी बातें और करेंगे।